बिल्कुल बराबर हो जाता है, उसमें कोई अमीर गरीब कोई हिंदू बिल्कुल मुसलमान नहीं रहता, बल्कि वो अल एक नासिर हिंदुस्तान का जकरिया, बाशिंदा मैं रहता है। आपके पास भी आऊंगा। अक्सर शहर में आती है और ये तीनों लोकसभा सीटें जो है वो ज़्यादातर इसकी आबादी जो है वो शहरी आबादी है। कहीं ना कहीं गांधीनगर लोकसभा सीट में कलोल का जो इलाका है वो आता है, उसके बाद में साड़न इलाका आता है। तो ऐसे दो तीन इलाके हैं, ऐसे दो तीन विधानसभा क्षेत्र हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं। तो उन इलाकों में, उन जगहों पर वोटिंग फीसद जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक की बात करें तो गुजरात में 51% से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं, और 2014 की अगर बात करें तो कुल वोट यहाँ पर 64% डाले गए थे। तो कहीं ना कहीं 1 घंटा बाकी है, और ऐसा कहा जाता है कि वोटरों का जो रुझान होता है वो सुबह और शाम इन दोनों वक्त में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो पिछला रिकॉर्ड था 64% का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जी जी। आरिफ, एक सवाल आपसे ये है, अब पिछले जो आप रिपोर्ट भेज रहे थे उस रिपोर्ट में जिक्र था फिरोज खान नाम के शख्स का, जो कैंडिडेट हैं। क्या आज के दिन कुछ सरगर्मी उनकी देखी गई? क्या वो बूथ से एक से दूसरे तीसरे में जाते नजर आए? क्या वो सरगर्मी के साथ इस इलेक्शन में शामिल होते नजर आए? जी आजम, ये जी, जी, अफसोस के आपको आवाज साथ मिल एक रही है चीज आरिफ? कहना ये पड़ेगा कि गांधीनगर लोकसभा। जी, बोलिए। जी आजम, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। हम्म। अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि गांधीनगर लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार सीजे चावड़ा थे। जी। इनके अलावा 11 से 12 निर्दलीय उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इनके साथ में किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन अगर बात करें तो गांधीनगर लोकसभा सीट की जो सबसे बड़ी मुस्लिमों की आबादी है वो सरखेज है, जुहापुरा है, साणंद है, और कलोल में कुछ मुस्लिमों की आबादी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सरखेज और जुहापुरा की बात करें तो इन दो इलाकों से 3 मुस्लिम कैंडिडेट थे। एक रिपोर्ट मैंने भेजी थी अहमदाबाद 2002 फिरकावाराना फसादात के जो मुतासिर थे जी। फिरोज खान पठान, उन्होंने दावा तो किया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने वो इलेक्शन के मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे, और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि गुलबर्ग सोसाइटी के मुतासरीन को आज भी इंसाफ नहीं मिला है, जी। और इंसाफ की राह के लिए वो अमित शाह के सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आज के ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ये तमाम उम्मीदवार इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन लोगों की जो सरगर्मियां थी वो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आई। और ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सियासी जोड़ तोड़ के लिए ऐसे उम्मीदवार को खड़े किए जाते हैं जो मुस्लिमों के वोट को आपस में बांट देते हैं, और एक ऐसी पार्टी होती है जिसको इस जो वोट बंटता है उस वोट से दूसरी पार्टी को पूरी तरीके से फ़ायदा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से निष्क्रियता देखने को मिली इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच में, कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि ऐसे लोगों को हथकंडा बनाया जाता है, मुस्लिम वोटरों को बांटा जाता है, और एक खास पार्टी को उससे फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जी। आरिफ, एक और अहम सवाल है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि कहा जाए कि पूरे के पूरे सीट 2014 में बीजेपी को वहाँ ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। इस बार 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 किसी से भी सवाल गुजरात के ताल्लुक से किया जा रहा है तो यही बात सामने आ रही है कि चूँकि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने ज़बरदस्त फाइट दी और बिल्कुल जीत के करीब तक कांग्रेस पहुँची थी, और उसको बुनियाद बनाकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक नाराज़गी है, ख़ासतौर से देही इलाके में। क्या वो नाराज़गी अब तक कांग्रेस मेंटेन कर पाई है? क्या कांग्रेस उसे भुनाने में कामयाब होती नज़र आ रही है? किस तरह के मुद्दे, जब आपने लोगों से, वोटरों से बात की होगी तो किस तरह के मुद्दे सामने आए, उससे एक अंदाज़ा मिलता है कि मुद्दे इस बार क्या हावी है, और ये मुद्दे अगर सच में हावी हैं तो ये क्या नतीजा दे सकते हैं? जी, साफ तौर से अगर इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह
बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाते आए कि जब कांग्रेस यूपीए हुकूमत में थी तो गुजरात के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया, लेकिन वही जब राहुल गांधी मैदान में आते थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि गुजरात के यहाँ के मुख्यमंत्री होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए किसी भी तरीके से कोई तरजीह नहीं दी। दोनों चीज़ों को साफ तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सीएम हुआ करते थे, उसके बाद में यहाँ पर आनंदीबेन बनी, उसके बाद में विजय रूपाणी अपना दूसरा टर्म यहाँ से बतौर सीएम चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके के किसान हैं, जो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों के बीच में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। सबसे पहली नाराज़गी ये है कि गुजरात के किसानों को सिंचाई की जो पानी है उसका इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जो बिजली पर सब्सिडी दिया जा रहा था उसकी परेशानी देखने को मिल रही है। और तीसरा, जो पटेल फैक्टर को भी भुलाना नहीं चाहिए इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि पटेल एक ऐसा तबका है जो बिजनेसमैन भी है, किसान भी है और बीजेपी का एक लंबे वक्त से वोटर भी रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस बार बीजेपी के लिए अच्छे मैसेज नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो हालात जो मंजर आम 2014 में देखने को मिला था वो मंजर इस बार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात में उस वक्त 26 की 26 तमाम सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे उनकी हार हुई थी। तो कहीं ना कहीं मोदी लहर भी कम हुआ है और किसानों के बीच में एक नाराजगी जो थी वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली। आरिफ, आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। डॉक्टर नदीम, मैं अब आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। अभी हम लोग गुजरात के ताल्लुक से बात कर रहे थे, अभी जो आरिफ हमारे नुमाइंदे वहां से हमारे साथ रास जुड़े हुए हैं, वो जो इनपुट दे रहे हैं, इसकी बुनियाद पर क्या लगता है कि गुजरात में क्या इस बार कांग्रेस कामयाबी तो शायद मिलेगी ही, कहां तक मिलेगी, क्या इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए सर, मैंने तो अभी बताया कि कुछ तो मिल ही जाएगी, लेकिन इतना नहीं कि करिश्माई फतेह हो। और ये पटेल फैक्टर जो है सर, ये मैं आपको बताऊं, जहां तक मैं इस कम्युनिटी को समझता हूं, ये कभी भी खुलकर उस तरीके से जो है किसी से भी मुआहदा नहीं करते हैं या साथ में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा सर 2012 के इलेक्शन में एक बड़े पटेल थे, वो केशु भाई पटेल, उन्होंने खुद अपनी सियासी जमात बना ली थी और लोगों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था और पटेल कम्युनिटी ने ही उन्हें वोट नहीं दिए थे। तो सर पटेल कम्युनिटी भी कई एतबार से आपस में तकसीम हुई है और लोगों की अलग अलग ज़रूरियात हैं, अलग अलग मकासद हैं उस पटेल कम्युनिटी के। कुछ लोग बिजनेसमैन हैं उसमें, तो कुछ काश्तकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पटेल कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से बदजन हो चुकी है बीजेपी से, या पूरी की पूरी पटेल कम्युनिटी ये चाहती है कि वो कांग्रेस को जिता दे और बीजेपी का वहाँ से सुपड़ा साफ कर दे। इस तरीके की बातें नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पटेल कम्युनिटी का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा या तबका जो है पटेल कम्युनिटी का, वो इस बार कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है और उसके पीछे का फैक्टर हार्दिक पटेल है। हार्दिक पटेल एक नौजवान है और उन्होंने एक मुहिम चलाई, वहां पर एक तहरीक चलाई थी और वो तहरीक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 50 साल में गुजरात में सबसे ज्यादा तेजी के साथ चलने वाली तहरीकों में से एक है। एक अहम खबर आ रही है, कांग्रेस का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। इस वफ्द में जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद हैं और ये वफ्द जो है ईसी से, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने के लिए पहुंचा है। शिकायत है वजीर आजम के खिलाफ और ये शिकायत है कि वजीर आजम ने अहमदाबाद में जो ज़ाब्ते अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस शिकायत के साथ कांग्रेस का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, जिसमें जयराम रमेश भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं। वजीर आजम के खिलाफ ये शिकायत ईसी में दर्ज कराने के लिए ये वफ्द पहुंचा है और बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में वजीर आजम ने आचार संहिता का यानी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। इस शिकायत